जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे। इसके साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आज दीपावली है, तो दीपावली की ढेर सारी बधाएं एवं शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लक्ष्मी जी आज आपके घर आए और जो भी आपकी तकलीफ है, दुख है, गरीबी है, उनको माँ लक्ष्मी जी वो क्या करे बच्चों, खत्म करे, समाप्त करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फिर कहना चाहता हूं दीपावली की एवं लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी बधाई। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, 10th क्लास में पढ़ रहे थे एसएसटी, और एसएसटी में पढ़ रहे थे सिविक्स, हम खत्म कर चुके थे पहले ही। अब अगर सिविक्स मतलब सामाजिक विज्ञान चाहे राजनीतिक शास्त्र कही, वो वाला वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो क्या करें, ये चैनल पर वीडियो अपलोड है बच्चों, वहां जा क्या करें, देख लें। तो इसके बाद हम चालू कर ले हैं कौन, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो हम लोग देख चुके थे। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके क्या करें बच्चों, वीडियो देख लें। जिससे होगा क्या कि आपको समझने में बहुत अहमियत होगी, समझने में बहुत आसान होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं, वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो ही बच्चे 10th क्लास में हैं उनके पास वीडियो को बच्चों शेयर कर दें, मतलब भेज दें। जिससे होगा क्या बच्चों कि वो भी लाभ उठा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए बच्चों, बकवास नहीं करते हैं, आज दीपावली है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके ही सपोर्ट में बच्चों वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। पार्ट नंबर 3 होगा, आपदा प्रबंधन का पार्ट नंबर 3 होगा। यहां से चैलेंज है कि एक न एक सवाल छपेगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद ही बच्चों वीडियो छोड़नी है। ऐसे तो आज पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक, बताइए तो आज क्या क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। एकदम सीधा छपेगा, हाँ बच्चों एकदम सीधा छपेगी। पहला टॉपिक होगा बच्चों, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी 8वां पाठ पढ़ेंगे हम कि फिर से देखिए 8वां पढ़ेंगे कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। 9वां में पढ़ेंगे हम सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। मैंने सुखाड़ से बचाव, जो सुखाड़ से बचने के लिए हम कौन कौन से तरीके कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में बच्चों लिखना है। फिर सवाल 10वां है, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप कहते हैं किसे, भूकंप किसको से नापते हैं, भूकंप कितना स्पीड से आ रहे हैं, उसको कौन मशीन से नापेंगे, इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। फिर जानेंगे भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय का उल्लेख करें। भूकंप को कम करना है, मतलब भूकंप आवे लेकिन भूकंप जो है हमको कम प्रभावित करे, इसको कम करने के कोई 2 उपाय कह रहा लिखे बउआ। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे थे, सुखाड़ किसे कहते हैं, तो क्या पढ़े थे परिभाषा, कि जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता से, मतलब जितनी उसकी काम है, जितना उसका काम था, आवश्यकता से अगर वर्षा कम होती है एवं पृथ्वी का जल स्तर नीचे चली जाती है, उसे हम सुखाड़ कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल करें कि सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है, तो आंसर क्या बोलिएगा, आंसर बोलेंगे प्राकृतिक आपदा है। तो बच्चों यहां से सवाल करते हैं, पहला सुखाड़ समझ गए थे कि जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, हमारा जल स्तर अगर नीचे चली जाती है, ओकरा हम सुखाड़ करते हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या है टॉपिक, आज टॉपिक है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। बच्चों जब भी एसएसटी के सवाल आए ना, तो उसको एक बार पहले समझिए कि सवाल कह रहा है क्या, इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं। और जब ऐसे समझ लीजिए, रटने से सर आंसर आप नहीं लिख पाइए एग्जाम में। अब समझिए आज नवंबर है, 12 नवंबर आज है, यानी कि मोटा मोटी 3 महीना आपको बच रहा है, तो सवालवा रटिएगा तो लिख पाइएगा नहीं, सवालवा को समझिएगा। इसीलिए क्या करते हैं, पहले हम समझाते हैं, और जो लिखें आपकी सहूलियत के लिए, कि जब बच्चों को हम क्या करेंगे, जब समझा देंगे ना,
तो बच्चा सोचेगा कि सर ये क्या आंसर लिखे, कैसे इसको आंसर लिख पाएंगे सर। तो आपके लिए हम लिख दें ताकि बच्चा मेरा हवड़ाएगा नहीं और लिख लेगा, बारीकी से समझ लेवे करेगा, फिर लिख लेगा आंसर वो। तो हाँ, सवालवा क्या है सर, सवालवा बताइए तो फिर से। सवालवा कह रहा है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। कह रहे सुखाड़ जो होता है, सुखाड़ जो हमारे यहाँ होती है जिसको हम अकाल कह देते हैं अपन भाषा में, सुखाड़ होता है उसके मेन कारण क्या है, सुखाड़ काहे होता है बच्चों। तो जब हमारे आसपास वर्षा कम होता है, जब वर्षा कम होगा तो सुखाड़ होगा। जब हमारे यहाँ वर्षा कम होगी, पानी कम पड़ेगी तो सुखाड़ होगा ना। तो पहले लिखेंगे वर्षा की कमी। दूसरा, मानसून का सही समय पर न आना। अब समझिए धान वगैरह जो रोपते हैं उन्हीं भादों में, अब पानी पड़ रहा है मतलब भादों से 1-2 महीना पहले चाहे 1 महीना बाद, तो मानसून सही समय पर आल है नहीं। तो पहला देखे थे कौन सा, वर्षा का कम होना चाहे वर्षा का ना होना। दूसरा, मानसून का समय पर नहीं आना। तीसरा लिखे हैं पृथ्वी का जल स्तर, मैंने पृथ्वी में जो पानी लेयर था हमारे की 30 फीट पर लेयर थी। हमारे यहाँ जो भी मोटर है जो भी डीजल है वो चल रही थी, लेकिन उसका स्तर बच्चों नीचे चली गई। जब स्तर नीचे चल गई तो बच्चों जल जो है अब कैसे उठा पाएंगे, मोटर से नहीं उठ पाएगा। तो लिखेंगे कुछ, पृथ्वी का जल स्तर नीचे चल जाना। पहला फिर से देखिए, पहला वर्षा कम होना, मानसून का सही समय पर नहीं आना, और पृथ्वी का जो जल स्तर है जो बच्चों नीचे चल जाना, जिसको हमने बोलते हैं लेयर भाग गया। कुछ भाग गया बच्चों, लेयर भाग गया हमने बोलते ना। अगला लिखे हैं नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में बांध बनाना। मान लीजिए नदी है, नदियां हैं, तो मान लीजिए यहां से पानी आ रही है जंगलों से, तो यहाँ का करें कि यहाँ बांध बना दे रहा है, यहाँ बांध बना के लोग इन्होंने पानी ले जा रहे हैं। तो बच्चों जब नदियों का जल, नदियों जो है नदी के ऊपरी क्षेत्र में, मतलब नदी जहां से आ रही है, नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए समझिए यहाँ से नदी चल दी, और हमारा एरिया यहाँ है, हमारा एरिया कहाँ है, यहाँ है, तुमने यहाँ पड़ी है नदी, यहाँ से चल दी। तो अब क्या होगा कि यहाँ आया तो फिर यहाँ कोई बांध बना दिया, पानी अपन यूज करा, फिर यहाँ कोई बांध बना के पानी यूज करा, यहाँ बांध बना के यूज करा, वो आपको तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सुखाड़ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नदियों के ऊपरी क्षेत्र में क्या करना बच्चों, बांध बना देना। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आंसर समझ में आई होगी। बट एक बच्चे कह रहे सर आंसर इसको फिर से रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, वो आंसर को क्वेश्चन कह रहा है कुछ, आंसर देंगे कुछ। क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। पहला, वर्षा का कम होना। दूसरा, मानसून का सही समय पर नहीं आना, माने मानसून जो है सही टाइम पर नहीं आता है। तीसरा है पृथ्वी का जल स्तर नीचे चले जाना, माने पृथ्वी का जल स्तर एकदम नीचे चल जाती है। और चौथा है बच्चों, नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में बांध बनाना। उम्मीद करता हूं आंसर और क्वेश्चन बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। तो बच्चों अगला सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल है कि सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। मैंने ठीक है सुखाड़ आती है, तो सुखाड़ से हम कैसे बचे, सुखाड़ से बचने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, सुखाड़ से बचने के लिए कौन से उपाय करेंगे, इनके बारे में बच्चों आपको लिखनी है बहुत बारीकी से। तो बच्चों टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन से पढ़ाई होती है ना, एकदम आराम से समझिए ना। सुखाड़ से बचाव के किन्हीं उपाय को लिख कर कि सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें। मैंने सुखाड़ से हम कैसे बच सकते हैं बच्चों, आप समझिए। सुखाड़ होती कैसे है, वर्षा कम होगा, तो कह रहे सुखाड़ से बचाव, सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें, मतलब सुखाड़ से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं कि हाँ सुखाड़ से बचेंगे, मैंने सुखाड़ हो जाएगा तो हम क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सुखाड़ कब होगा, जब हमारा ही पानी नहीं मिलेगा, जब हमारा जल ना मिलेगा तभी ना सुखाड़ होगा जी। तो आंसर देखिए, पहला क्या करेंगे हम, वर्षा जो होगा, जब पानी होगा, वर्षा वाला जल को क्या करेंगे हम, संग्रह करेंगे, मतलब जमा करेंगे। ऐसे सर तब बरसावा पला पनिया कैसे जमा करेंगे, डोले में जमा करेंगे। अरे गधा हवा, सॉरी गधा बोल दे प्यार से, बच बुरा मत माना। वर्षा वाला जल को बच्चों संग्रह करनी है, तो संग्रह हम डोल में नहीं करेंगे, बाल्टी में नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, कहीं कहीं मतलब गड्ढा खद के चाहे कहीं तालाब में बरसवा वाला पनिया को हम जमा करेंगे। जैसे वर्षा हो तो खेते में वर्षा हुआ
तो क्या करें, खेत में आरी जो होती है ना, मेड़, उसको बांध के रखेंगे ताकि पानी जो है इधर उधर ना पाए। तो पहला सुखाड़ से बचाव का पहला उपाय है वर्षा के जल को संग्रह करेंगे, मतलब जमा करेंगे, पहला हुआ। दूसरा, नदी, तालाब एवं पैन, नदी, तालाब एवं पैन का उपाय करेंगे, चाहे साधन करेंगे। देखिए जो लिखे उसको बताते हैं। देखिए पहला क्या लिखा, उसको बाद नहीं समझ आओ तो फिर से बता देंगे। सुखाड़ से बचाव के तरीके का उल्लेख करें, आंसर लिखेंगे कि सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, वर्षा के जल को संग्रह करने का उपाय करना चाहिए। यानी जो भी वर्षा होती है, जब भी पानी पड़ती है, तो वर्षा वाला पनिया को संग्रह करने के लिए, यानी जमा करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। दूसरा, जब हम वर्षा वाला पानी को जमा करेंगे तो कैसे अकाल हो जाएगा, कैसे सुखाड़ होगा। वर्षा हो रहा है, पानी को हमने क्या करते हैं, वर्षा हो रहा है, पानी जलने के तने बह जा रहा है, अकाल तो होगा ही। तो पहला क्या करेंगे बच्चों, वर्षा के जल को संग्रह करने का उपाय करेंगे, मैंने करना चाहिए हमें। दूसरा सर, नहर, पाइप, तालाब और आहर की व्यवस्था करना चाहिए। हमें क्या करना, मान लीजिए पानी जमा करना है, तो हम लोग करते हैं क्या, वर्षा के दिनों में जब नदियां आती है तो वर्षा वाला पानी नहर में भेजते हैं, पैन में भेजते हैं, आहर में भेजते हैं, तालाब में क्या करते हैं, पानी को हम जमा करते हैं। तो जब नदियों, तब कह रहा है दूसरा कुछ कि नदियों अथी नहर, पैन, तालाब एवं आहर की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा नदी तो समझ थी, पैन तो समझ में आ रहा है, पानी आता है। आहर क्या कहते हैं सर, आहर भी एक पोखरे नहीं होता, बस छोटी होती है, उसको हम आहर कहते हैं। मैं इतना समझिए कि आहर में भी पानी जमा होती है, तालाब समझिए वहां पानी जमा होता है, पैन में भी पानी जमा होता है। तो ये कह रहा है कि नहर, पैन, तालाब और आहर की व्यवस्था करना चाहिए। अगला कह रहा है पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना चाहिए। पशु के मतलब जानवरों के लिए हमें चारे की व्यवस्था करना चाहिए। बच्चों अगर जानवरों के लिए हमें पानी अति चारा नहीं मिलेगी, उनको खाना अगर नहीं मिलेगी तो सूखा अकाल अति सुखाड़ तो हो ही जाएगा। वर्षा नहीं हुई तो जो उनके हम चारा बुनते हैं, बरसीमा हो गया, जिनोरा वगैरह वगैरह जो हम लोग अपन भाषा में कहते हैं, इन्हें उनको खाने के लिए, मान लीजिए घास से जो है, घास नहीं जमेगी क्योंकि अकाल हो जाएगी, सुखाड़ हो जाएगी, वर्षा होगी नहीं, तो बच्चों उनकी चारा नहीं ना मिलेगी। तो तीसरा क्या है, पशुओं के चारा की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा समझ में आया। चौथा है बच्चों, पीने वाला पानी का सुरक्षित भंडार करना चाहिए। जो हम पानी पीते हैं, जो हमको पानी पिए वाला है, उसको हमको सुरक्षित भंडार करना चाहिए, मैंने सुरक्षित ओकरा जमा करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सुखाड़ से बचाव का तरीके समझ पाए होंगे। सुखाड़ से बचाव का तरीका फिर से बोलिए तो सर। तो सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं, चाहे निम्नलिखित तरीके, पहला, वर्षा जल के संग्रह करने की उपाय करना चाहिए। दूसरा, नहर, पाइप, तालाब एवं आहर की व्यवस्था करना चाहिए। तीसरा क्या है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना चाहिए। सर पशुओं के लिए चारा व्यवस्था काहे ला करना चाहिए, जब सुखाड़ हो जाएगा तब पशु मर जाएंगे ना, तो पशुओं के लिए सुरक्षित, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। और बाबू पानी पिए जावत है। और तीसरा चौथा को चाहिए सर, पीने के लिए पानी का सुरक्षित भंडार करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रही होगी बहुत बारीकी से। हाँ चले ना आगे। हाँ सर चलिए ना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सर, भूकंप। यहां से टॉपिक चेंज होती है सुखाड़ से, इसके बाद एक भी सवाल नहीं आएगा बच्चों। जो भी सुखाड़ वाला सवाल हम लिखा दिए, इसके पहले लिखा दिए थे बाढ़ वाला पूरा, अब लिखा दिया सुखाड़ वाला। अब यहां से टॉपिक चेंज हो रही है, यहां से हम मिल रहे हैं बच्चों भूकंप में। यानी भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप आता कैसे है, भूकंप से बचाव का क्या क्या उपाय करेंगे, भूकंप नापता है कौन, भूकंप कितना तेजी से आ रहा है, इसको किस मशीन से नापते हैं, ये सब चीजों को बच्चों एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप को नापते किसको से, और भूकंप कितना तेजी से आ रहा है, इसको हम किस यंत्र से नापते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां बारीकी से समझते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। चलिए समझते हैं भूकंप किसे कहते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भूकंप आती कैसे। तो सुनिए कि पृथ्वी है, हमारी धरती माता है, जिन पे हम अभी हैं खड़ा, ये हमारी माँ है, इनको धरती माँ बोलते हैं।
तो जब पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल होती है, हलचल समझ में आती है? हलचल के मतलब कुछ प्लेटें कहे जो भी कही हो वो एने ओने होती है। जब कर अंदर कुछ एने ओने होती है हलचल, तो बउआ जब एने ओने कोई होगा तो कंपन होगा ना, कांपेगा कि नहीं कांपेगा? जब अंदर हलचल होगा, अंदर ऐसे ऐसे होगी, तो उसमें कंपन होगी कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? कंपन अवश्य होगी। तो पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी के अंदर के बोलते हैं आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो हमारे पृथ्वी में कंपन होती है, यानी जब हमारा पृथ्वी डोलने लगता है, कपने लगता है, कंपन माने कपने लगता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। फिर से तो समझाइए तो सर। बउआ जब पृथ्वी के अंदर कोई आंतरिक माने पृथ्वी के जब अंदर हलचल होती है, हलचल का मतलब कुछ हिलता डोलता है, इन्होंने कुछ जाती है, तो हमारा पृथ्वी कपता है, मैंने कपता मैंने वैसे से डोलता है। हमने कैसे ठंडा में ऐसे करते, ठंडा में ऐसे कांपते ना है। तो जब पृथ्वी की आंतरिक कुछ हलचल होती है, जब पृथ्वी के अंदर कोई हलचल होती है, तो पृथ्वी में कंपन होती है, और ओकरे हम भूकंप कहते हैं। उम्मीद करता हूं आंसर समझ में आई होगी। भूकंप किसे कहते हैं उसको बहुत बारीकी से आप समझ पाए होंगे। अगर आपकी इजाजत है तो फिर से हम समझाते हैं एक बार। कर भूकंप किसे कहते हैं? आपको बोले कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है वो हलचल होगा, तब पृथ्वी जो कांपने लगती है उसे हम भूकंप कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल है कि भूकंप किसे कहते हैं, चाहे भूकंप से आप क्या समझते हैं, चाहे भूकंप क्या है, उसको आंसर आराम से लिखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उसमें कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे तो सर, भूकंप किसे कहते हैं? तो बोलेंगे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण। ऐसा आंतरिक माने पृथ्वी के अंदर। फिर से बोल रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उसमें कंपन होते हैं, उसमें माने पृथ्वी में जो उसमें कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं अब बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। अच्छा, जब भूकंप आती है बच्चों, तो भूकंप का पता किसको से लगाते हैं? भूकंप की पता हम सिस्मोग्राफ यंत्र से लगाते हैं। भूकंप की पता किससे करते हैं बच्चों? सिस्मोग्राफ से। लेकिन भूकंप कितना तेज से आ रहा है, कितना स्पीड में भूकंप आ रहे, भूकंप की कितनी स्पीड है, इसको नापते हैं हम रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल, यहां से समझ गए सर, भूकंप कितना तेज से आवेगा, रिक्टर स्केल से मापेंगे। भूकंप कहीं ना आवेगा, कब आवेगा, उस सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ऐसा तो परीक्षा में पूछेगा कैसे सर? ऑब्जेक्टिव बात, ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा कि भूकंप का पता किस यंत्र से लगाते हैं? भूकंप का पता किस यंत्र से लगाते हैं? आंसर मारना सिस्मोग्राफ से। अगर सवाल कहे कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से लगाते हैं, तो आंसर मारना रिक्टर स्केल। बच्चों, यहां से समझ पाए कि भूकंप का पता लगाओगे सिस्मोग्राफ, भूकंप कितना तेज से आ रहा है, भूकंप की तीव्रता का जब पता लगाता है जो रिक्टर स्केल से लगाता है। यहां तक समझ में आई बात है। भूकंप किसे कहते हैं बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अगला सवाल है बच्चों, बड़ा बेहतरीन सवाल है, यानी 10, 11 आज 11 नंबर तक सवाल हम कर चुके। इसमें मोटा मोटी हम कराएंगे 20 से 22 सवाल। इसके बाद इससे एक भी न तो ऑब्जेक्टिव और न तो सब्जेक्टिव छूटे, वादा करता हूं। यहां क्वेश्चन क्या सर? भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय का उल्लेख करें। भूकंप मतलब जहां भूकंप आता है, तो भूकंप के प्रभाव माने भूकंप जो प्रभाव देता है, इफेक्ट देता है, इंपैक्ट देता है, भूकंप का जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगी, उसको कम करने के कारण 2 गो उपाय बताइए। सवाल फिर से पढ़िए तो सर, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपायों का उल्लेख करें। कर भूकंप के प्रभाव को कम करने के कोई 2 गो उपाय बताना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर भूकंप आपके यहां आता है, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भूकंप आती है, तो भूकंप को कम करने के लिए नहीं,
भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए। ऐसे सर भूकंप के प्रभाव नहीं समझ में आ रहा है सर। मान ली कि यहां भूकंप आता है, तावे गति घर बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग ढह जाएगी, गिर जाएगी ना। तो कह रहा है इसको गिरने के में ना गिरे, गिरने से बच जाए, इसको करने के लिए आप क्या करिएगा? वही सवाल है ना। हाँ वही सवाल। देखिए कह रहे भूकंप के प्रभाव को, मैंने भूकंप का जो इफेक्ट पड़ेगा, भूकंप का जो दबाव पड़ेगा, उसको कम करने के दो उपाय बताइए। तो पहला हम क्या करेंगे बच्चों, हम घर वैसे बनाएंगे जो आयतकार हो। आयतकार समझ में आती है ना, आज पढ़े ना आयत रेक्टेंगल। तो पहले लिखेंगे मकान आयतकार होना चाहिए, चाहे मकान को हम आयतकार बनाएंगे, और उसकी नक्शा जो है बच्चों छोटी होनी चाहिए। छोटी का मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको नहीं बनाना है, क्योंकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाइएगा तब भूकंप आएगा तब गिर जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाना है, मतलब बड़ा घर नहीं बनाना है। फिर से बताए तो पहला क्या है सर, घर चाहे मकान आयताकार होना चाहिए, एवं ओकरे में लिख लेंगे घर या मकान बोलिए, मकान आयताकार होना चाहिए एवं उसकी नक्शा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और चाहे तो लिखिए छोटी होनी चाहिए। दूसरा देखिए कि जब हम घर या मकान बनाते हैं बच्चों, तो ईटा चाहे कंक्रीट, जब हम ईटा जोड़ते हैं ऐसे एक ईटा, इसके बाद फिर ईटा ऐसे जोड़ते हैं, तो अगर बिचवा में जगह रहता थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं, फाटा कहला, और हम सीमेंटिया और बालुआ मिला के भरते हैं कि नहीं। तब कह रहा है कि जब हम मकान या घर बनाएं तो ईट पत्थर या कंक्रीट के बीच कॉलम होनी चाहिए। कॉलम होने से क्या होगा सर, जब कॉलम होगी बच्चों तो ओकरा में मसाला भरेंगे, उस कॉलम में मसाला भरेंगे, जिससे क्या होगा, दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, जब कॉलम होगी जब घरवा हिलेगा तो तनी मिनट डोलेगा, लेकिन वो ढहेगा नहीं, ढहेगा तो ये कर। दूसरा कि कंक्रीट ईट चाहे पत्थर को जो घर बनाएंगे तो उसमें कॉलम होनी चाहिए, यानी सहारा देने के लिए, ताकि बच्चों घर जो है मेरा न गिर पाए। उम्मीद करता हूं यहां भी समझ में आई होगी बातें। यहां वही लिखे देखिए, करें भूकंप के प्रभाव को कम करने के दो उपाय का उल्लेख करें। आंसर लिखेंगे भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित दो उपाय हैं। ऐसा तो आप नहीं लिखे, अरे बच्चों मेरा जगहिया फुल्ला हो जाता है इसलिए नहीं लिखा। आप वैसे ही लिखिएगा। कैसे लिखिएगा सर, ऐसे लिखिएगा भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित दो उपाय है। अब तब लिखना पहला, भवनों को आयताकार बनाना चाहिए, मैंने भवन अभी बोले कुछ ही आयत में बनाना है, और घर का नक्शा साधारण होना चाहिए, मैंने घर का नक्शा छोटा होना चाहिए, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको नहीं बनाना है। दूसरा देखिए, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए, मैंने जो बड़ा बड़ा लंबा दीवार बनाइएगा, बहुत बड़ा बड़ा दीवार बनाइएगा तो उसको सहारा देने के लिए ईट पत्थर के कॉलम होने चाहिए, ईट या पत्थर के कॉलम होने चाहिए, उसको मिला के बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही। बच्चे यहां दो पॉइंट है बहुत VVI, ये दोनों को आपको बहुत बहुत याद करना रहना है, क्योंकि ये जो है बार बार एग्जाम में तबाही करता है। तो एग्जाम में ही तबाही करेंगे तो हम नहीं याद कर लेंगे, हाँ हम याद कर लेंगे, ध्यान दीजिए। करें बिहार का शोक कौन नदी को कहते हैं, कोसी नदी। पीछे हम पढ़े थे बाढ़ के बारे में। तो बच्चों बाढ़ जो है हमारे बिहार में आती है, और बिहार में जो बाढ़ आती है, बिहार में जो बाढ़ आता है चाहे आती है कहीं, उसको लाने में सबसे मुख्य नदी जो है कोसी नदी, यानी सबसे ज्यादा तबाह है अगर बिहार में कोई नदी से लोग तो है कोसी नदी। बिहार में अगर कोई ज्यादा तबाह है अगर कोई नदी से, तो नदी का नाम क्या है बच्चों, कोसी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा। तो सवाल आएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, आराम से टिक करना, कोसी नदी को कहते हैं। फिर सवाल कीजिए सर, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, आराम से टिक करेंगे कोसी नदी। अगर बंगाल का शोक कहे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, आराम से मारना आंसर बच्चों, दामोदर नदी को। कौन नदी के होगा, दामोदर नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, आंसर टिक करना बच्चों, दामोदर नदी। यहां तक समझ में आई। नीचे पॉइंट लिखे देखिए, बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से एवं दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित है चाहे ग्रसित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आएगा
कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है चाहे बाढ़ से प्रभावित है। तब बाढ़ से पूछेगा तब मानेंगे हम उत्तरी, और अगर सूखा से पूछेगा तो आंसर मानेंगे हम दक्षिणी। समझ आ रही बातें? ऐसा उत्तरी कैसे हुआ है बाढ़ से ग्रसित? तो देखिए जितना भी आप नदी देखिए सब उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। सब नदियां उत्तर से सॉरी सारी नदियां का जो पानी है बच्चों जो दक्षिण से आती है उत्तर देने जाती है, दक्षिण से आती है उत्तर देने जाती है। तो बउआ सब होने वाला पनिया जब बारिश हुआ तो होने वाला पनिया कहने चल जा रहा है दक्षिण देने। अरे यार सब दक्षिण से पनिया उठ के दह के बहवा के सब दक्षिण वाला पनिया कहां चल जा रहा है? उत्तर बिहार में। तो ग्रसित कौन बोला होगा? उत्तरी वाला ना कि दक्षिण वाला? उत्तर वाला। तो आपसे सवाल करेगा, याद रखेगा इसे कि ओहो नदी वाला पानी जो है दक्षिण देने से आता है उत्तर देने जाता है। अपन नदी देख रहे हैं ना टिकारी वाला नदी, जो टिकारी गया जिला में टिकारी मोरहा नदी, तो उत्तर देने से पानी आता है दक्षिण देने। अरे यार दक्षिण से पानी आता है उत्तर देने पनिया जाता है। दक्षिण से आ रहा है उत्तर देने जा रहा है, दक्षिण से आ रहा है उत्तर देने जा रहा है, दक्षिण से आ रहा है और उत्तर देने जा रहा है। तो सब पानी जा रहा है उत्तर में ना। तो बाढ़ से ग्रसित बिहार के कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी क्षेत्र। अगर सूखा पूछ दे तो मार दीजिएगा दक्षिण, क्योंकि सवन वाला पानी नहीं चल जाता है। तो बाढ़ से ग्रसित है बिहार का उत्तरी क्षेत्र और सूखा से ग्रसित है बच्चों आपसे सवाल करते हैं, उसका कमेंट भी दीजिएगा। भूस्खलन, भूस्खलन के मतलब क्या होता है पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में। भूस्खलन मतलब तो मिट्टी कट कट के हटता है उसको भूस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद एक मानवीय आपदा है। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है और आतंकवाद एक मानवीय आपदा है। बच्चों आपका एक कमेंट आंसर देनी है कि भूकंप की तीव्रता माने भूकंप कितनी तेजी से आ रही है। भूकंप की तीव्रता का पता किस यंत्र से लगाते हैं? चाहे भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से जांची जाती है? इसका आंसर बच्चों कमेंट में जरूर पिन करें, जिससे होगा क्या कि हम समझ पाएंगे कौन कौन से बच्चे मेरा वीडियो को पढ़ पा रहे हैं, वीडियो का लाभ उठा पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो क्या करना है? कमेंट में पिन करना है। बच्चों आज दीपावली है, यानी 12 तारीख ग्रहमा महीना 2023 आज दीपावली है। अब दीपावली को बड़ा धूमधाम से मनाएं, लक्ष्मी जी को पूजा करें, अर्चन करें, मनोकामना जो है उनसे मांगे कि हे मां हमारी जो गरीबी है उनको बहुत जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि आप ही के बिना हमारा जिंदगी जो है अधूरा बीत रहा है। तो आप सभी को फिर से कहना चाहता हूं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे, जो भी मनोकामना है वो पूरा करें। और अगर इन सारे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर मन धन से पढ़ रहे हैं, तो माता रानी आप पे कृपा बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से बड़ा अच्छे मार्क्स से बच्चों आप जो है नंबर ला पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा इसी प्रकार देखते रहिएगा और जो कमेंट आंसर करते हो उसको कमेंट में पिन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी पर्व आ रहे हैं उनको अच्छा से पूजा पाठ कीजिए। लेकिन बच्चों अपना भविष्य को देखते रहें, क्योंकि जब बच्चों समय चला जाएगा, इस समय जो बहुत स्पीड से भाग रही है, समय को पकड़ के रखिए। जब अगर समय नहीं पकड़ाई तो बच्चों आप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 2 महीना या टाइम आपको बची है एग्जाम की तैयारी करने की। तो बच्चों टाइम को इन्हें उन्हें घूम के बर्बाद ना करें। कैरियर को पहले देखें, अपनी लाइफ को देखें, उसके बाद ही समय को ज्यादा बर्बाद करें। इन की दीपावली आ रहा है, पर्व आ रहा है, 15 से 20 दिन, 10 दिन, 10 दिन मान लेकिन 5 से 6 दिन छुट्टी है। हम मात्र 3 दिन छुट्टी दिए, फिर 1 दिन छुट्टी मिलेगी छठ में। तो बच्चों छुट्टी का लाभ उठाएं, क्योंकि अगर नहीं लाभ उठा पाएंगे तो सिर्फ पछतावा। जब जिस दिन रिजल्ट आएगी ना तो आपको डर लगेगा। तो बच्चों छोड़िए बकवास कर, ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूं आप बहुत समझदार हैं, बहुत तन मन धन से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हैप्पी दीपावली, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हैप्पी भैया दूज कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गोधन को बोलते हैं भैया दूज। तो चलिए बाय, सभी को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय।